इस्लाम विरोधी रैलियों से लेकर कट्टरपंथ पर लगाम कसने के लिए बनाए जा रहे कानूनों तक, यूरोप में जनभावना और सरकारी नीतियों दोनों में एक स्पष्ट बदलाव की लहर दिखाई दे रही है। यूरोप के कई देशों में अब उस बहुसंस्कृतिवाद के मॉडल पर खुलकर सवाल उठने लगे हैं जो पिछले कुछ दशकों से उसकी राजनीति और सांस्कृतिक जीवन को परिभाषित करता आया है। इन देशों में सरकारों से लेकर नागरिक समाज के आंदोलनों तक यूरोप में लंबे समय से प्रचलित बहुसंस्कृतिवाद के घिसे पिटे मॉडल की अब आलोचनात्मक समीक्षा होने लगी है। जो ढांचा कभी एक निर्विवाद नैतिक सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता था, उसे आज सुरक्षा, सामाजिक संतुलन तथा एकता और समन्वय से जुड़ी बढ़ती चुनौतियों के संदर्भ में फिर से परखा जा रहा है। ये पुनर्मूल्यांकन यूं ही नहीं हो रहा। यूरोप में पिछले कुछ दशकों में कट्टर इस्लामीकरण की जिस लहर ने जोर पकड़ा है, उसके दुष्परिणामों को नज़रअंदाज करना अब मुश्किल होता जा रहा है। सार्वजनिक सड़कों पर प्रदर्शन, अलग धार्मिक संरचनाएं और वैचारिक रूप से सीमित शहरी बस्तियां, इन रूपों में सामने आ रही कट्टर इस्लामी लामबंदी को अनदेखा करना अब संभव नहीं रहा। जो मांगे और व्यवहार कभी उदार लोकतंत्रों में अकल्पनीय लगते थे, वे अब सार्वजनिक जगहों और राजनीतिक बहसों का हिस्सा बन चुके हैं। इससे यह सवाल गहराता जा रहा है कि कुछ वैचारिक आंदोलन लोकतांत्रिक मूल्यों, लैंगिक समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ भला कितने संगत हैं। यदि यूरोपीय समाज समय रहते सचेत हो जाता तो इस कट्टरवादी जहर को समाज में फैलने से रोका जा सकता था। लेकिन यूरोपीय समाज व राजनीति मल्टीकल्चरलिज्म का राग अलापते रहे और इन इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों के विस्तार को नज़रअंदाज करते रहे। इसका परिणाम ये निकला कि इस्लामिस्ट कट्टरपंथ ने समाज में अपने गहरी जड़ें जमा लीं और सांस्कृतिक समरसता के नाम पर यूरोप के सभ्यतागत अस्तित्व की पूरी नींव ही हिलाकर रख दी। आज जब यूरोप अपनी लापरवाही के दुष्परिणामों से जूझ रहा है, तब अमेरिका भी कुछ इसी प्रकार के रास्ते पर बढ़ता दिख रहा है। जिन शुरुआती चेतावनियों को यूरोप में बरसों पहले देखा गया था, वे अब अमेरिकी शहरों, विश्वविद्यालय परिसरों और राजनीतिक विमर्श में उभरने लगी हैं। यूरोप का अनुभव किसी भी राष्ट्र और समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी है। जब वैचारिक कट्टरता को सहिष्णुता के नाम पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो किसी भी समाज को उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस्लामिस्ट कट्टरपंथ के प्रचार प्रसार पर आंख मूंद लेने से मात्र सामाजिक सौहार्द ही खतरे में नहीं पड़ता, बल्कि पूरे समाज की ही नींव हिल जाती है। इससे धार्मिक ध्रुवीकरण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और संस्थागत ढांचे चरमरा जाते हैं। इस्लामोफोबिया बना जांच से बचने की ढाल। यूरोप भर में इस्लामोफोबिया का आरोप अब मात्र भेदभाव से बचाव का औजार भर नहीं रहा, बल्कि यह कट्टर इस्लामिस्ट विचारधारा की जांच पड़ताल से बचने की एक भाषाई ढाल बनता जा रहा है। उग्रवाद, समानांतर कानूनी व्यवस्थाओं और वैचारिक जोर जबरदस्ती को लेकर उठने वाली चिंताओं को अक्सर मुस्लिम विरोधी भावना के रूप में चित्रित किया जाता है। इससे एक तरफ आम मुसलमानों की सुरक्षा और दूसरी तरफ अलोकतांत्रिक राजनीतिक आंदोलनों की समीक्षाएं, दोनों के बीच का फर्क धुंधला पड़ जाता है। इस तरह की पूर्वाग्रहग्रसित लेबलिंग ने सार्वजनिक बहस की गुंजाइश को सीमित कर दिया है और नीति निर्माताओं, पत्रकारों व शिक्षाविदों को गंभीर संवाद से दूर रखा है। नतीजतन मीडिया, विश्वविद्यालयों और थिंक टैंकों में राजनीतिक इस्लाम की आलोचना को अक्सर अपने आप ही संदिग्ध मान लिया जाता है। इसके उलट जो आंदोलन खुले तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती देते हैं, वे भी प्रायः कठोर जांच से बच निकलते हैं। कट्टर इस्लामीकरण पर किसी भी प्रकार की असहमति को अक्सर दक्षिणपंथी या इस्लामोफोबिक कहकर खारिज कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि ठोस और तथ्यपरक आलोचना के लिए लगभग कोई जगह नहीं बचती और कट्टर तत्व सार्वजनिक जवाबदेही से बाहर रह जाते हैं। कट्टरपंथ से टकराने के लिए आवश्यक सकारात्मक और ईमानदार बहस को आगे बढ़ाने के बजाय यह विमर्श अक्सर उसे ढकने और निष्क्रिय करने का काम करता है। इसके राजनीतिक नतीजे बेहद गंभीर रहे हैं। संस्थागत हिचक और चुप्पी के कारण जनता का असंतोष बढ़ता गया और इसी खालीपन में वे प्रतिक्रियावादी ताकतें
मजबूत होती चली गईं, जो मुख्यधारा की बहस से बाहर रखे गए मुद्दों को अपना आधार बनाकर जनसमर्थन जुटाती हैं। सामाजिक एकता को मजबूत करने के बजाय इस्लामोफोबिया के नाम पर खेले गए इस विक्टिम कार्ड ने पूरे यूरोप में ध्रुवीकरण को तेज किया, नीतिगत जड़ता को बढ़ाया और जनता व लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच विश्वास की कड़ी को कमजोर किया। इस्लामिक कट्टरपंथ और यूरोप की बदलती राजनीतिक जमीन पिछले एक दशक में यूरोप में दक्षिणपंथी ताकतों के तेज उभार को अगर गहराई से देखा जाए तो हम पाएंगे कि उसके सीधे तार कट्टर इस्लाम के बढ़ते प्रभाव से जुड़ते दिखाई देते हैं। यूरोप में राजनीतिक इस्लाम का फैलाव अब लगातार चर्चा का विषय बन चुका है, खासकर उसके उन रूपों के कारण जो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सहज नहीं बैठते और कई बार टकराव या आक्रामक रवैया अपनाते हैं। इसी वजह से बहुलतावाद, सामाजिक एकीकरण, सुरक्षा और बहुसंस्कृतिवाद को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बीते वर्षों में कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्होंने इन चिंताओं को और गहरा किया है। मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठित नेटवर्कों की बढ़ती मौजूदगी, जिन्हें अक्सर शिक्षित प्रवासी समुदायों का समर्थन मिलता है, इसका एक उदाहरण है। इसके साथ ही कुछ यूरोपीय मुसलमानों के अल-कायदा और आइसिस जैसे अंतर्राष्ट्रीय जिहादी संगठनों से जुड़ने के प्रमाण भी सामने आए हैं। इन सब कारणों से कट्टर इस्लाम के राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले असर को लेकर आम लोगों की बेचैनी बढ़ी है। राजनीतिक इस्लाम की बढ़ती मौजूदगी ने पहचान, सामाजिक एकजुटता, कट्टरपंथ और बाहरी वैचारिक प्रभाव से जुड़े कई ऐसे सवालों को भी उजागर किया है जिनका समाधान अब तक नहीं हो पाया है। जब मुख्यधारा की राजनीति इन मुद्दों पर साफ और असरदार जवाब देने में नाकाम रही, तो लोगों का असंतोष धीरे धीरे राजनीतिक प्रतिक्रिया में बदलने लगा। इसी माहौल में चरमदक्षिणपंथी दलों ने खुद को उन कुछ गिनी-चुनी आवाज़ों के रूप में पेश किया जो आप्रवासन, सुरक्षा और सांस्कृतिक निरंतरता जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करने को तैयार हैं। नतीजतन राष्ट्रवादी और आप्रवासन विरोधी मंचों को समर्थन मिलने लगा, इसलिए नहीं कि लोग चरमपंथ की ओर झुकना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगने लगा था कि मौजूदा नीतियां और ढांचे इन चुनौतियों से निपटने में असफल रहे हैं। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि मीडिया संस्थानों, अकादमिक हलकों और नीति थिंक टैंकों द्वारा तैयार किए गए शोध और विमर्श का एक बड़ा हिस्सा यूरोप में दक्षिणपंथ के उभार पर तो खूब चिंता जताता है, लेकिन पिछले एक दशक में पूरे यूरोप में कट्टर इस्लामिक उग्रवाद और आतंकवाद में जो चौंकाने वाली बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसे लेकर चुप्पी साधे रहता है। इसी तरह जिस प्रकार से कई यूरोपीय सरकारें कट्टर इस्लामीकरण के इस दौर में भी खुल्लम खुल्ला इस्लामिक तुष्टीकरण की नीति अपनाती दिखाई दे रही हैं और इस समस्या का सीधे सीधे सामना करने से कतराती हैं, उसे लेकर भी कोई चर्चा नहीं होती। इसके बजाय यह सारा विमर्श बस कट्टर इस्लामीकरण की आलोचना करने वाली किसी भी आवाज़ पर निशाना साधने पर केंद्रित है। राष्ट्रवादी और दक्षिणपंथ की ओर झुकाव रखने वाली अलग अलग आवाज़ों, यहाँ तक कि इस्लामवाद के मुख्यधारा के आलोचकों को भी जरमदक्षिणपंथी की उसी घिसी पिटी श्रेणी में समेट दिया जाता है। यही नहीं, इस्लामवाद के आलोचकों के सरोकारों को सीधे सीधे इस्लामोफोबिया लेबल कर खारिज कर दिया जाता है। यूरोप की मौजूदा दक्षिणपंथी राजनीति में आप्रवासन विरोधी आंदोलन एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं और उनका ध्यान मुख्य रूप से मुस्लिम आप्रवासन पर केंद्रित रहता है। यह रुख चाहे पूरी तरह तथ्यात्मक हो या कहीं कहीं बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, इस धारणा से पैदा होता है कि कुछ प्रवासी समुदायों और कट्टर इस्लामिस्ट विचारधाराओं या नेटवर्कों के बीच संबंध है। इस्लामीकरण कहे जाने वाले इस चलन के खिलाफ सार्वजनिक विरोध लगभग एक दशक से दिखाई दे रहा है। मसलन फरवरी 2016 में कई यूरोपीय शहरों में एक ही बैनर तले आयोजित इस्लाम विरोधी रैलियों के तहत हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे। इनमें जर्मनी का पेगिरा आंदोलन सबसे प्रमुख आयोजकों में शामिल था, जिसने ड्रेस्डेन में भारी भीड़ जुटाई और एम्स्टर्डम, डबलिन तथा प्राग जैसे शहरों में भी इसी तरह के प्रदर्शनों को प्रेरित किया। यूरोप भर में फैलते इस्लाम विरोधी प्रदर्शन सितंबर 2025 में
लंदन में बड़े पैमाने पर हुए अप्रवासन विरोधी प्रदर्शनों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। यूनाइट द किंगडम रैली, जिसका आयोजन यूके के दक्षिणपंथी कार्यकर्ता और इस्लाम विरोधी अभियानकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने किया था, में अनुमानतः लाखों के आसपास भीड़ उमड़ी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह संख्या करीब 1 लाख से 5 लाख के बीच बताई गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़पें भी हुईं, जिनमें कुछ पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, लात घूंसे और बोतलें फेंके जाने की घटनाएं सामने आईं। रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने खुले तौर पर इस्लाम विरोधी नारे भी लगाए। इन प्रदर्शनों के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिनमें ब्रिटिश झंडे थामे कुछ प्रदर्शनकारी इस्लाम और अल्लाह को लेकर अपमानजनक नारे लगाते दिखे। द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथों में इजरायली और अमेरिकी झंडे भी थे और कई लोग मागट टोपी पहने हुए थे। बताया गया कि इन प्रदर्शनों के दौरान अमेरिकी कंservative एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की हत्या पर शोक भी व्यक्त किया गया। 2025 के दौरान आयरलैंड में भी इस्लाम विरोधी और अप्रवासन विरोधी प्रदर्शनों की एक श्रृंखला देखने को मिली, जो अप्रवासन, अपराध और सांस्कृतिक एकीकरण को लेकर बढ़ते तनाव को दर्शाती है। जुलाई में लगभग 100 प्रदर्शनकारी सेंट्रल डबलिन स्थित जनरल पोस्ट ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए। उनके हाथों में आयरिश झंडे थे और वे एक मुहर्रम जुलूस के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। जून में हालात और भी अधिक गंभीर हो गए, जब उत्तरी आयरलैंड के बैलीमीना शहर में उस समय प्रदर्शन भड़क उठे, जब एक 14 वर्षीय लड़के को एक किशोरी के यौन उत्पीड़न के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया। रिपोर्टों में इस मामले को एक प्रवासी समुदाय से जोड़ा गया। शुरुआती विरोध जल्द ही हिंसक अशांति में बदल गया। लगातार 3 रातों तक नकाबपोश समूहों ने गाड़ियों और घरों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। मीडिया कवरेज में इन घटनाओं को ज्यादातर दंगे बताया गया, जबकि वरिष्ठ कानून व्यवस्था अधिकारियों ने इस हिंसा की निंदा करते हुए इसे आपराधिक और नस्ली रूप से प्रेरित बताया। इन तमाम घटनाओं ने आयरलैंड में अप्रवासन, सामाजिक एकजुटता और सार्वजनिक भरोसे से जुड़े मुद्दों की विस्फोटक संवेदनशीलता को उजागर किया। इसी तरह के प्रदर्शन अगस्त 2024 में उत्तरी आयरलैंड में भी हुए थे। उस समय मीडिया रिपोर्टों में इस्लाम विरोधी झुकाव और भी ज्यादा स्पष्ट बताया गया, जब हिंसक प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम स्वामित्व वाली दुकानों में तोड़फोड़ की और यहां तक कि एक मस्जिद को भी निशाना बनाया। आयरलैंड में इस्लाम विरोधी भावनाओं में आई तेजी को केवल स्थानीय प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे कट्टर इस्लाम के बढ़ते प्रभाव के व्यापक संदर्भ में समझना जरूरी है, खास तौर पर राज्य समर्थित फिलिस्तीन समर्थक एक्टिविज्म और इजराइल विरोधी बयानबाजी के संदर्भ में, जो कई बार यहूदी विरोध, एंटीसेमिटिज्म की सरहद छूती नजर आती है। द जेरूसलम पोस्ट में हाल ही में प्रकाशित एक लेख आयरलैंड के राजनीतिक नेतृत्व में तथाकथित रूप से मौजूद यहूदी विरोधी झुकाव की आलोचना करता है। लेख में आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन द्वारा इजराइल की बार बार निंदा किए जाने का जिक्र है और इस बात की ओर भी इशारा किया गया है कि जब उन इजरायली नागरिकों की सामूहिक हत्याओं की आलोचना की बात आती है, जिन्हें यहूदी होने के कारण निशाना बनाया गया, तो प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि आयरिश राजनीति, मीडिया और अकादमिक जगत के कुछ हिस्सों ने कट्टर इस्लामिस्ट उग्रवाद को हल्का दिखाकर या उसे परोक्ष रूप से उचित ठहराकर एंटीसेमिटिज्म यानी घोर यहूदी विरोध को जायज़ ठहराने के लिए ठोस जमीन तैयार की है। लेख का दावा है कि हमास को अक्सर गंभीर जांच के दायरे से बाहर रखा जाता है और उसे मुख्यतः एक राजनीतिक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उसके आतंकवाद के रिकॉर्ड पर पर्दा पड़ जाता है। लेख आगे कहता है कि यह रुझान व्यापक स्तर पर कट्टर इस्लामिक विचारधारा का सीधे सामना करने से बचने की मानसिकता को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में यूरोप में कुरान जलाने से जुड़े प्रदर्शन और रैलियां तेजी से बढ़े हैं, यहां तक कि डेनमार्क ने इन्हें प्रतिबंधित करने के लिए
कानून तक बना डाला। इसके बावजूद यूरोप आज भी इस दुविधा से जूझ रहा है कि क्या ब्लास्फेमी कानून को पुनः लागू किया जाए या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद ने कुरान जलाने की निंदा करते हुए इसे धार्मिक घृणा का कृत्य बताया था। लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों सहित कुल 12 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। उनका तर्क था कि ऐसे प्रस्ताव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संभावित अंकुश लगा सकते हैं। यूरोप भर में इस्लाम विरोधी प्रदर्शनों की बढ़ती संख्या के पीछे मुख्य वजह कट्टर इस्लाम के तेजी से फैलते प्रभाव को लेकर जनता की गहरी चिंता है और उससे जुड़े अपराधों तथा सामाजिक अव्यवस्थाओं को लेकर भी। ये प्रदर्शन किसी एक घटना के परिणामस्वरूप आई प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये उन घटनाक्रमों की एक लंबी श्रृंखला के फलस्वरूप उपजे उस असंतोष को दर्शाते हैं जो आम नागरिक के मनमस्तिष्क में घर कर चुका है। यूरोपीय देशों के आम नागरिकों का मानना है कि राजनीतिक और संस्थागत सत्ता ने इन घटनाक्रमों को या तो ठीक से समझा नहीं या समय रहते इन्हें गंभीरता से संबोधित नहीं किया। आम जनता के इस बढ़ते असंतोष के पीछे कुछ प्रमुख कारण साफ तौर पर दिखते हैं। इस्लामिस्ट विचारधारा के नाम पर किए गए संगठित आतंकी हमले और अकेले हमलावरों, लोन वुल्फ द्वारा किए गए टेरर अटैक्स, जिनका निशाना अक्सर आम नागरिक और सार्वजनिक स्थान रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध, जिनमें यूके के कुख्यात पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग कांड जैसे हाई प्रोफाइल मामले शामिल हैं, जिसने कानून व्यवस्था और बाल सुरक्षा तंत्र की गंभीर विफलताओं को उजागर किया। इस्लामिक राजनीतिक पहचान के आक्रामक सार्वजनिक प्रदर्शन का बढ़ता ट्रेंड, जिसमें यूरोप के कुछ हिस्सों में खिलाफत की खुली मांग और शरिया कानून लागू करने की बातें तक शामिल हैं। यूरोपीय राजनीति और नागरिक समाज में राजनीतिक इस्लाम की बढ़ती मौजूदगी, जहां राजनीतिक, अकादमिक और एक्टिविस्ट मंचों पर हमास समर्थक गतिविधियां आम होती जा रही हैं और यहूदी विरोधी तथा इज़राइल विरोधी भाषा को धीरे धीरे सामान्य मान लिया गया है। इन सभी कारणों ने मिलकर जनता के भीतर के गुस्से और भय को हवा दी है। ऐसे में इस्लाम विरोधी प्रदर्शन खुद को कट्टरपंथ के खिलाफ प्रतिरोध, संस्थागत जड़ता के विरोध और लोकतांत्रिक व सामाजिक मूल्यों के क्षरण के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में सामने ला रहे हैं। कट्टर इस्लामिक उग्रवाद पर सख्ती जनता के बढ़ते असंतोष ने यूरोपीय सरकारों को अब या तो ठोस और निर्णायक कदम उठाने के लिए मजबूर किया है या कम से कम ये दिखाने के लिए कि वे आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपना रही हैं। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि आप्रवासन, सुरक्षा और सांस्कृतिक समन्वय को लेकर यूरोप का समग्र दृष्टिकोण अब धीरे धीरे बदल रहा है। अप्रैल 2024 में जर्मन सरकार ने हैम्बर्ग में हुई एक इस्लामिस्ट रैली के बाद असामान्य रूप से सख्ती दिखाई। इस रैली में खिलाफत की स्थापना और शरिया कानून लागू करने की मांग की गई थी। उस समय के चांसलर ओलाफ शोल्स ने स्पष्ट किया कि इस्लामिस्ट गतिविधियों से निपटने के लिए संवैधानिक राज्य की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा और कट्टरपंथी विचारधारा की पैरवी के कानूनी नतीजों पर जोर दिया। पिछले कुछ वर्षों में जर्मनी ने कई इस्लामिक संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया है, जिन पर ईरान से कथित संबंध रखने, महिला विरोधी कट्टर रुख अपनाने, खिलाफत की मांग करने और इज़राइल विरोधी घृणा फैलाने के आरोप लगे हैं। जुलाई 2021 में ऑस्ट्रिया ने आतंकवाद से निपटने के लिए एक कड़ा कानून लागू किया, जिसके अंतर्गत आइसिस और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे उग्रवादी संगठनों पर राज्य की निगरानी बढ़ा दी गई। इस प्रकार से ऑस्ट्रिया औपचारिक रूप से मुस्लिम ब्रदरहुड की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना। इसके साथ ही कट्टरपंथ पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए गए, जिनमें धार्मिक सेवाएं कराने वाले इमामों के लिए अनिवार्य सरकारी पंजीकरण जैसी शर्तें भी शामिल हैं। यूके सरकार ने हाल ही में मुस्लिम ब्रदरहुड को कड़ी निगरानी के दायरे में रखा है और मौजूदा आतंकरोधी कानूनों के अंतर्गत उस पर प्रतिबंध लगाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।
द नेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस्लामोफोबिया की आधिकारिक परिभाषा अपनाने के सवाल पर भी जानबूझकर अस्पष्ट रुख बनाए रखने के मूड में है। इसके पीछे यह चिंता बताई जा रही है कि ऐसी परिभाषा व्यवहार में ब्लास्फेमी कानून को लागू करने का रास्ता खोल सकती है। इसी बीच यूरोप के कई देश यहूदी विरोध, एंटीसेमिटिज्म को लेकर बढ़ती आशंकाओं के चलते फिलिस्तीन समर्थक एक्टिविज्म पर कड़ी पाबंदियां लगा रहे हैं। अप्रैल 2024 में जर्मन पुलिस ने पैलेस्टाइन कांग्रेस को बंद कर दिया क्योंकि आयोजकों पर आरोप था कि उन्होंने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमलों से खुद को स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया। हालांकि बाद में एक अदालत ने इस कार्रवाई को गैरकानूनी करार दिया। फ्रांस में 2023 के दौरान सरकार ने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि उनसे हिंसा और यहूदी विरोधी उकसावे का खतरा है। आगे चलकर 2025 में फ्रांसीसी सरकार ने 2023 में गठित अर्जांस पैलेस्टीन नामक संगठन को भंग करने का आदेश दिया। सरकार का कहना था कि यह समूह हिंसा भड़काने, सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा देने और यहूदी विरोध को हवा देने में अहम भूमिका निभा रहा था। कट्टर इस्लामिक सांस्कृतिक प्रभाव को नियंत्रित करता यूरोप हिजाब, बुर्का और नकाब जैसे इस्लामिक प्रतीकों पर सार्वजनिक स्थानों में प्रतिबंध लगाने का मुद्दा यूरोप की सबसे विवादास्पद नीतिगत बहसों में शामिल है। ऐसी पाबंदियां लगाने की सरकारी कोशिशों पर अक्सर इस्लामोफोबिया और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। फ्रांस उन शुरुआती यूरोपीय देशों में रहा है जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर नकाब और बुर्के के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया। हालांकि फ्रांस का यह प्रतिबंध सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन यह कई सार्वजनिक संस्थानों पर लागू होता है जिनमें सरकारी स्कूल भी शामिल हैं, जहां कथित तौर पर 2023 से हिजाब और अबाया के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जब अप्रैल 2025 में खेल प्रतियोगिताओं में महिला खिलाड़ियों के सिर ढकने पर रोक लगाने वाला एक प्रस्तावित कानून जबरदस्त विवाद का कारण बना तो ये मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस के प्रधानमंत्री ने खुद को इस प्रस्ताव से अलग रखा। अक्टूबर 2025 में इटली की सत्तारूढ़ पार्टी ने सार्वजनिक स्थानों पर नकाब और बुर्के के प्रयोग पर व्यापक प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पेश किया। ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने इसे इस्लाम से जुड़े तथाकथित सांस्कृतिक अलगाववाद से निपटने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर प्रस्तुत किया। प्रस्तावित कानून का उल्लंघन करने पर 300 से 30 तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही इसमें मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कुछ कड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, जैसे कौमार्य परीक्षण पर दंड, जबरन विवाह के लिए सख्त सजा और धार्मिक दबाव को प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन का स्पष्ट आधार माना जाना। सिर्फ पहनावे तक सीमित न रहते हुए यह विधेयक कट्टरपंथ और संभावित आतंकी संबंधों पर भी निशाना साधता है। इसमें उन धार्मिक संगठनों के लिए सख्त वित्तीय पारदर्शिता की शर्तें रखी गई हैं जिनका इटालियन राज्य के साथ कोई औपचारिक समझौता नहीं है। इसके अलावा ऐसे इस्लामिक समूहों पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी प्रस्तावित है जो ऐसी संस्थाओं से चंदा लेते पाए जाए जिन्हें बुनियादी स्वतंत्रताओं या राज्य की सुरक्षा के खिलाफ सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। बहुसंस्कृतिवादी राजनीति की जड़ता विरोध की बढ़ती लहर के बावजूद बहुसंस्कृतिवाद और इस्लामोफोबिया पर अत्यधिक जोर अब भी कट्टर इस्लामिस्ट विचारधाराओं की गंभीर जांच में बाधा बना हुआ है। पश्चिमी देशों में जैसे जैसे मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा है, वैसे वैसे इस्लामिस्ट मुद्दे मुख्यधारा की राजनीति में प्रवेश करते गए हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि कट्टर तत्वों को इस्लामोफोबिया विरोधी विमर्श की सुरक्षा ढाल के भीतर रहकर यूरोपीय राजनीति को निरंतर प्रभावित करने का अवसर मिला। ब्रिटिश लेखक और टिप्पणीकार डगलस मरे अपनी पुस्तक द स्ट्रेंज डेथ ऑफ यूरोप, इमिग्रेशन, आइडेंटिटी एंड इस्लाम में 1990 के दशक से लेकर 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों तक यूरोप में
कट्टर इस्लाम के प्रति चली आ रही राजनीतिक तुष्टीकरण की प्रवृत्ति का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। वे राजनीतिक इस्लाम के उभार को दर्ज करते हुए यह भी दिखाते हैं कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम अप्रवासन के सांस्कृतिक और सुरक्षा संबंधी परिणामों को लेकर यूरोपीय सरकारें किस तरह से दुविधा और टालमटोल का रवैया अपनाती रहीं। बड़े आतंकी हमलों और गंभीर अपराधों के उदाहरणों के जरिए मरे उस मीडिया राजनीतिक माहौल की आलोचना करते हैं जिसने अक्सर इस्लामिस्ट खतरों को कम करके दिखाया और उल्टा इन खतरों के प्रति सरकार व समाज को सचेत करने वाली आवाज़ों को ही हाशिए पर धकेल दिया। वे लिखते हैं, मुख्यधारा के राजनेताओं और मीडिया के बड़े हिस्से ने 2000 के दशक तक और उसके दौरान असल में यह माहौल बना दिया कि यूरोप में जो लोग आग लगी है चिल्ला रहे थे वही असली आगजनी करने वाले हैं। जो लोग सवाल उठाते थे उन्हें चुप कराने की कोशिशें चाहे हिंसा के जरिए, डराने धमकाने से या अदालतों के माध्यम से इस कदर सफल रहीं कि रुश्ती प्रकरण के 3 दशक बाद यूरोप में शायद ही कोई ऐसा बचा था जो ऐसा उपन्यास लिखने, संगीत रचने या यहाँ तक कि कोई ऐसा चित्र बनाने का भी साहस करता जिससे मुस्लिम नाराजगी का माहौल बने। उल्टा लोग बिल्कुल विपरीत दिशा में भागने लगे। राजनेता और लगभग हर कोई यह दिखाने में लगा रहा कि वे इस्लाम की कितनी अधिक प्रशंसा करते हैं। डेनमार्क द्वारा कुरान जलाने पर सज़ा देने के लिए ब्लास्फेमी कानून को दोबारा लागू करना दरअसल उसी कट्टरपंथी भयावह समाज के दुःस्वप्न की ओर इशारा करता है जिसके बारे में डगलस मरे चेतावनी देते आए हैं। अमेरिका के लिए सबक आज अमेरिका उसी मोड़ पर खड़ा दिखता है जहां यूरोप एक दशक या उससे भी पहले पहुंच चुका था। देश भर में अलग-थलग बसे मुस्लिम इलाकों की संख्या बढ़ने के साथ यह चिंता गहराने लगी है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कट्टर बस्तियों का खतरा वास्तविक बन सकता है जहां समानांतर सामाजिक और कानूनी ढांचे जड़ जमा ले। इसका एक प्रमुख उदाहरण टेक्सास में प्रस्तावित वह परियोजना है जो ईस्ट प्लानो इस्लामिक सेंटर से जुड़ी बताई जाती है। पहले यह एपिक सिटी प्रोजेक्ट के नाम से जानी जाती थी, हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर द मीरो हिल रख दिया गया। यह योजना राज्य सरकार की कड़ी निगरानी के दायरे में रही और इसको लेकर कई स्तरों पर जांच शुरू हुई, यहां तक कि धार्मिक भेदभाव के आरोपों के बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने इस प्रोजेक्ट की आपराधिक जांच भी की। स्थानीय समुदायों और राजनीतिक नेतृत्व ने इस परियोजना का जोरदार विरोध किया। आलोचकों ने इसे एक प्रस्तावित मुस्लिम शहर बताया और यह आशंका जताई कि इसमें गैर मुसलमानों को बाहर रखा जा सकता है, साथ ही शरिया मानकों को अनौपचारिक रूप से लागू किया जा सकता है। सितंबर 2025 में टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने इस प्रस्तावित टाउनशिप को रोकने के लिए कानून पर हस्ताक्षर किए। उनका तर्क साफ था, टेक्सास संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता को अलगाववाद का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता। सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणीकार अमेरिका में शरिया मानकों और कट्टर इस्लामिस्ट विचारधारा के बढ़ते प्रभाव को लेकर खुलकर चिंता जता रहे हैं। मीडिया और थिंक टैंकों की रिपोर्टों में यह आशंका भी सामने आई है कि देश के कुछ हिस्सों खासकर नॉर्थ टेक्सास में अनौपचारिक शरिया अदालतों के सक्रिय होने की संभावना है। आलोचकों का मानना है कि मिशिगन के डियरबर्न सरीखे इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी का बहुमत है, गैर मुसलमान धीरे धीरे हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। कट्टर इस्लाम के आलोचक इस प्रवृत्ति को कुछ विवादास्पद फैसलों से जोड़कर देखते हैं, जैसे सड़कों के नाम ऐसे लोगों के नाम पर रखे जाना जिनका संबंध उग्रवादी मुद्दों से जोड़ा जाता है। सार्वजनिक तौर पर इन बदलावों को समावेशन और धार्मिक समायोजन की भाषा में पेश किया जाता है, लेकिन आलोचकों की नज़र में यह समानांतर कानूनी और सांस्कृतिक मानकों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया है। 2023 में मिनियापोलिस अमेरिका का पहला बड़ा शहर बना जहां दिन रात किसी भी समय सार्वजनिक रूप से इस्लामिक कॉल टू प्रेयर प्रसारित करने की अनुमति दी गई। इसके बाद 2025 की शुरुआत में इलिनॉय ने सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में शरियानुरूप भोजन अनिवार्य करने की नीति अपनाई,
जिससे धर्मनिरपेक्ष शासन और नागरिक तटस्थता को लेकर बहस और तेज हो गई। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी विश्वविद्यालय परिसरों में बढ़ते यहूदी विरोध से जुड़े हमास समर्थक नेटवर्कों और प्रदर्शनों पर लगाम कसने की दिशा में बहुत से ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद कट्टर इस्लाम से जुड़े व्यापक खतरे को अब भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है। राजनीतिक वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों के प्रभावशाली हलकों में मौजूद कुछ हितधारकों और इस्लामिस्ट तत्वों के बीच बनता गठजोड़ इस्लामिस्ट कट्टरपंथ के खिलाफ चल रहे इस संघर्ष में हासिल की गई बढ़त को अक्सर काफ़ी हद निष्प्रभावी कर देता है। समापन कट्टर इस्लाम को लेकर यूरोप में चल रही यह आत्ममंथन की प्रक्रिया उदार लोकतंत्रों के सामने खड़ी एक बड़ी सभ्यतागत चुनौती की ओर इशारा करती है। इस्लामिक कट्टरपंथ को संबोधित करने को लेकर इन देशों की सरकारें और नागरिक समाज बरसों तक संकोच और अपराध भाव से ग्रस्त रहे। बरसों की इस अकर्मण्यता के पीछे कई कारण रहे, कहीं एक समुदाय विशेष को नाराज करने का डर, तो कहीं वैचारिक निष्क्रियता। इसका परिणाम यह निकला कि अलोकतांत्रिक आंदोलनों को लोकतांत्रिक समाजों के भीतर जड़ें जमाने का भरपूर अवसर प्राप्त हो गया। आज जो प्रतिक्रिया सार्वजनिक प्रदर्शनों और नीतिगत बदलावों के रूप में दिख रही है, वह असहिष्णुता की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि बरसों की संस्थागत विफलताओं का एकाएक विस्फोट है। यूरोप का अनुभव अमेरिका के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। सहिष्णुता के नाम पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे की गंभीर जांच को टालने की प्रवृत्ति आने वाले समय में घातक साबित हो सकती है। इस लापरवाही के ऐसे भयावह दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिन्हें शायद किसी भी कीमत पर पलटा न जा सके। धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का अर्थ यह कदापि नहीं है कि लोकतांत्रिक मानकों को ताक पर रख दिया जाए या कानून के सामने समानता के सिद्धांत से समझौता कर लिया जाए। बहुलतावादी समाजों की टिकाऊ मजबूती अंततः इसी पर निर्भर करती है कि वे आस्था और विचारधारा, समायोजन और आत्मसमर्पण, समावेशन और जोर जबरदस्ती इनके भी स्पष्ट और मजबूत सीमा रेखाएं खींचने का साहस रखते हैं या नहीं।